तो आज ये सेकंड लेक्चर है इस सब का, पाकिस्तान हिस्ट्री एट अ ग्लांस। 40 तक हो गया था, आगे चलते हैं। 46 सॉरी 1942 में क्रफ्स मिशन आया। सर स्टीफर्ड क्रफ्स की सदारत में एक मिशन आया था सब कॉन्टिनेंट में। इसका यही काम था कि ये रिकंसिलिएशन कर ले, और मुसलमान जो है ना वो हिंदुओं के साथ मिलके ब्रिटेन में सॉरी ये सब कॉन्टिनेंट में रहे, ठीक है, सेपरेट ना हो, ये डिवाइड ना हो कॉन्टिनेंट। फाइन। उस टाइम पे जो है वॉर भी चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। तो ये कुछ सजेशंस लेकर आए थे। सजेशंस, ये 3 सजेशंस लिखी हुई हैं। इनमें क्या है कि जब तक जंग चल रही है ना, तब तक जो है ब्रिटेन यहाँ मौजूद रहेगा और ये सब कॉन्टिनेंट ब्रिटेन की अथॉरिटी के अंदर रहेगा, ठीक है। जब वॉर खत्म हो जाएगी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली बनाई जाएगी, जो कि नया आइन बनाने के ऊपर काम करेगी, आइन साजी का काम करेगी, ठीक है। जो नया आइन बनेगा वो भी बता दिया गया वो किस नेचर का होगा, फेडरल नेचर का होगा, ठीक है, फेडरेशन की नेचर का होगा। यानी कि जितने भी सूबे होंगे ना उनको पूरे पूरे इख्तियार दिए जाएंगे। सेंटर के पास सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं फेडरेशन में ना। एक तो कम्युनिकेशन होता है, क्या है, फॉरेन रिलेशंस होते हैं, करेंसी होती है और आर्मी होती है, ठीक है। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स फेडरेशन के पास होते हैं। बाकी सारे इख्तियार प्रोविंसेस को दिए जाएंगे। उसमें सारे के सारे प्रोविंसेस ऐड होंगे जो फेडरेशन नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो भी प्रोविंसेस मौजूद है ना उनको इस चीज़ का इख्तियार दिया जाएगा कि वो आने वाले कुछ सालों में अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन से राजी नहीं होते, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं आता, तो वो इस फेडरेशन को छोड़ के कहीं और, मतलब कहीं और इन द सेंस के कुछ प्रोविंसेस इसको छोड़ दें, ठीक है, तो वो आपस में मिल के अपना एक फेडरेशन बना सकते हैं। जैसे कि हमारा वेस्टर्न रीजन था, सारा वेस्टर्न नॉर्थर्न रीजन था, केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो इनको ये अलाउ था कि ये मेन यूनियन से अलहदा होके अपनी खुद की एक फेडरेशन बना ले। जैसे पाकिस्तान है ना फेडरेशन, तो अपनी खुद की फेडरेशन बना ले। इधर बंगाल वाला इलाका, उसमें जो भी प्रोविंसेस हैं, आसाम और बंगाल, वो अलहदा होके अपनी खुद की फेडरेशन बना ले, ठीक है। तो ये तो एक था, इसमें मुबहम सा इशारा था, ठीक है। क्रॉस मिशन में एक मुबहम सा इशारा था कि पाकिस्तान बन जाएगा। तो इसको ना दोनों ही जमातों ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी नहीं माना और मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना। मुस्लिम लीग कह रही थी आपने ढके छुपे अल्फाज में क्यों कहा है कि पाकिस्तान बनेगा या ये प्रोविंसेस अलहदा होकर अपनी फेडरेशन बना सकते हैं। सीधे सीधे कहते हैं कि मुसलमानों को इजाजत होगी कि वो अपनी कंट्री बना लें। आपने मुबहम अल्फाज में कहा। तो मुसलमानों ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि मुबहम अल्फाज में भी बरसगीर की तकसीम का जिक्र क्यों है, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब अगेन एक डेडलॉक चल रहा है, 1944 आ गया है। अब मुसलमानों और कांग्रेस में ना कोई भी बातचीत एक तरह से नहीं हो रही, कोई हल नहीं निकल रहा जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल है उसका। तो 44 में राजगोपालाचार्य कांग्रेस का एक लीडर थे। उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कोई जो है ना हल निकल आए कोई मसले का। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के रूल से क्या थे, 3 पॉइंट्स बताए, ठीक है। इन्होंने कोशिश की कि ना कायदे आजम को अपने जो मतलब जो इनकी एक पॉलिसी है ना उसके ऊपर मानने को मतलब कि ना कन्विंस कर लिया जाए कायदे आजम को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है ना वो पाकिस्तान के बनाने का मुतालबा ना करे, वो बरे सगीर की आज़ादी का मुतालबा करे, कि मतलब ब्रिटेन छोड़ के चला जाए और यहाँ पर ही वो रहे, ठीक है। तो जो कांग्रेस का मुतालबा था कि ब्रिटेन यहाँ से चले जाए, वही मुस्लिम लीग भी मुतालबा करे। मुस्लिम लीग ये ना कहे कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी ना उसमें कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करे, ना ही कोई रिवोल्ट करे, ना ही कोई प्रोटेस्ट करे, जो कांग्रेस कर रही है उसको करने दे। जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी ब्रिटेन के जाने के बाद, ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद, तो उसमें कोऑपरेट करे कांग्रेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब जंग हो जाएगी खत्म तो या ब्रिटेन वापस चला जाएगा, जो अंग्रेज हैं वापस चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो कांग्रेस क्या करेगी, जिसकी गवर्नमेंट बन जाएगी ना, वो मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां रेफरेंडम करवाया जाएगा, ठीक है।
वो जो रेफरेंडम करवाया जाएगा वो बता देगा, वहां के लोग बता देंगे कि पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है, एक तरह से ना कायदे आजम को वो अपने चालबाजियों में लेने की कोशिश कर रहे थे कि कायदे आजम जो करना चाह रहे हैं ना उससे पीछे हो जाए। जब ब्रिटेन यहाँ से चले जाएंगे तो मुसलमानों को किसी भी तरह जो है वो एक एक मुल्क में रखने के लिए वो जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे। जैसे अभी इंडिया में जो भी हो रहा है आपके सामने है कि वो नेशनल रजिस्टर को जो है वो चेंज किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट भी आप देख सकते हो, हवाई बुनियादों पे वर्डिक्ट दिया हुआ है, कोई वो उसमें सदाकत नहीं है कि वहां कोई राम मंदिर था भी नहीं था। फिर कश्मीर का इशू भी देख रहे हो, हर रोज वहां इमरजेंसी लगी होती है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है वहां मुसलमानों का। इवन बहुत बड़े बड़े मुसलमान जो एक्टर्स हैं उनको भी जो है वो एक बड़े बड़े इलाकों में जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहां पे उनको लैंड परचेजिंग पे पाबंदी है। लोग बेचते ही नहीं है हिंदू मुसलमानों को जमीन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। और वो यहाँ पर फिर जैसे भी चाहते मुसलमानों को रिप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि कोई ऊपर तो था नहीं, अभी तो ब्रिटेन थे, उनको कहा जा सकता था, उनसे मुतालबा किया जा सकता था। ठीक है, तो कायदे आजम पे ना पहले ये प्रेशर डाल गया कि ना आप जो है अपनी जो भी सजेशंस है ना वो एक वर्किंग कमेटी बनाए, उसके सामने रख दें। ठीक है, मतलब जो सजेशंस चाह रहे हैं ना वो एक वर्किंग कमेटी के सामने रखे। कायदे आजम ये चाहते थे, ठीक है, कि मुस्लिम लीग की जो वर्किंग कमेटी है ना उसके सामने ये सारे सजेशंस रखी जाए। लेकिन कायदे आजम पे ये प्रेशर डाला गया कि आपने जो फैसला करना है ना अभी यहाँ बैठे बैठे फैसला करें, आपको वर्किंग कमेटी के सामने सजेशंस ये रखने की इजाजत नहीं है। खुद ही से फैसला करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, दूसरा इनको ये बताया कि मतलब ये सारी सजेशंस तो दे दी लेकिन इन पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये भी नहीं बताया। ठीक है, तो कायदे आजम ने इस चीज को समझ लिया उनकी दूरंदेशी थी या उस टाइम उनका दिमाग काम कर गया ये क्या, लेकिन उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। थी तो बड़ी गोल्डन सी अपॉर्चुनिटी कि एक बार ब्रिटेन चले गए तो फिर अपनी मर्जी से हम हिंदुओं से इलाके ले लेंगे, लेकिन कायदे आजम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये सीआर फॉर्मूला कहलाता है। फिर 1944 में गांधी एक तरह से ना चाह रहा था कि कायदे आजम किसी तरह अपने मौकफ से पीछे हो जाए, पीछे ना हो तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। ठीक है, कुछ भी करके ना मतलब इनको कांग्रेस की सदारत की भी पेशकश की और पता नहीं क्या क्या कुछ पेशकश की कि आप जो चाहेंगे आपको वो रुतबा दे दिया जाएगा, वो सीट दे दी जाएगी, लेकिन जिन्ना कभी नहीं माने। मुंबई में 9 सितंबर से 27 सितंबर तक गांधी और जिन्ना के मुज़ाकरात होते रहे हैं ताकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका कोई हल निकल सके। ठीक है, गांधी ने हमेशा टू नेशन थ्योरी को रिफ्यूज किया और जिन्ना ने इस पे एम्फेसिस दिया। गांधी कह रहा था कि टू नेशन थ्योरी को रिफ्यूज करो और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जो है ना सब कॉन्टिनेंट के हासिल करने के ऊपर एम्फेसिस दिया कि ना आप एक इंडिपेंडेंट जो है ना पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट हासिल करें, ब्रिटेन से उनको भेजें यहाँ से, और उसके बाद देखा जाएगा जो भी करना है, हमने मुल्क को डिवाइड करना तो या नहीं करना जो भी करना है। लेकिन जिन्ना नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो जाएंगे तो तकसीम करके जाएं और उनके जाने के बाद तो हमें कोई आसार नहीं नजर आ रहे जैसे आप हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया 1944 में, ये भी फेल हो गए मुज़ाकरात। फिर अब अगेन कोई हल नहीं निकल रहा, फिर एक कॉन्फ्रेंस आई शिमला से, मतलब शिमला में मिले, वॉइस रॉय ने मिलाई बुलाई थी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वेवल था, लॉर्ड वेवल वॉइस रॉय था। शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई है कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की। फाइन, तो अब ये चाहते थे कि जो है ना, तो मतलब जब इलेक्शंस हुए ना तो ब्रिटेन में भी इलेक्शंस हुए थे तो वहां लेबर पार्टी की हुकूमत आई थी। लेबर पार्टी चाह रही थी कि ये दोनों मिलके रहें, डिवाइड ना हो। तो वॉइस रॉय ने सब को खत्म करने के लिए अगेन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है ना, इधर कौन गया, कांग्रेस ने अपनी तरफ से ना मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेजा। ये गए हैं कांग्रेस के नुमाइंदे बन के और मुसलमान थे। ठीक है, तो कांग्रेस ये बताना चाहती थी कि हम चाहे जो है ना कांग्रेस में हिंदू है और जो भी है हमारे बड़े बड़े लीडर्स नेहरू, गांधी और क्या नाम है वल्लभ भाई पटेल हैं और अंबेडकर हैं, ये सब हिंदू हैं, लेकिन हम मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेजा। कायदे आजम ने ये अटेंड किए कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग का नुमाइंदा बन के। और वेवल ने क्या बातें की है, वेवल ने कहा है, लॉर्ड वेवल ने कहा है कि ना हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें ना 5 मिनिस्टर्स मुस्लिम लीग की तरफ से आए और 5 मिनिस्टर्स जो है ना
वो हिंदुओं की तरफ से हैं और 3 माइनॉरिटीज के मिनिस्टर सोचे, जैसे वहां सिख है और जो भी बुद्धिज्म के लोग हैं, जैनिज्म के, ठीक है। तो 3 माइनॉरिटीज के लोग हो जाए, मतलब 13 मिनिस्टर सोचे, 13 लोगों की कैबिनेट बन जाए। अब बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रिजेक्ट क्यों हो गई? मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है सब कॉन्टिनेंट में, और हमारे अलावा और कोई भी यूनियनिस्ट ग्रुप है और जो भी ग्रुप है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो एक तरह से कांग्रेस की फंडिंग पे चल रहे हैं, वो कांग्रेस का ही साथ देंगे। तो जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें ना वो हम लोग हैं, और जो 5 मिनिस्टर्स आए ना वो मुस्लिम लीग में से आए और किसी पार्टी में से ना आए। कांग्रेस चाह रही थी कि भाई हमारी मर्जी से एक बंदा चुना जाए, क्योंकि हम भी तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें। मौलाना अबुल कलाम हम में से आए थे, ठीक है, और भी बहुत सारे मुसलमान थे वहां पे मौजूद। लेकिन कायदे हम कहते थे नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। और जो यूनियनिस्ट पंजाब ग्रुप है, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, तो उसमें से भी एक बंदे पर इत्तेफाक हुआ कांग्रेस का और वेबल का कि इसमें से ले लेते हैं हम एक बंदा। तो कायदे ने कहा नहीं, जो भी 5 मिनिस्टर्स आएंगे वो मुस्लिम लीग से आएंगे, ना ही कांग्रेस से, ना ही यूनियनिस्ट पार्टी से। तो लॉर्ड वेबल भी अपनी बात से पीछे नहीं हुआ, कायदे आजम भी अपनी बात से पीछे नहीं हुए, क्योंकि लॉर्ड वेबल चाह रहा था कि कांग्रेस को खुश कर दे। तो लॉर्ड वेबल माना ही नहीं, और फिर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को फेल डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकला जो भी हम चाह रहे थे, ठीक है। अब कायदे आजम ने बात की कि ना, अच्छा हम ये काम करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हम है या कांग्रेस, तो हम इलेक्शन करवा लेते हैं। हमारे पास सेपरेट सीट्स तो हैं और उसमें मुसलमान ही वोट डालेंगे। अगर हमें वोट नहीं पड़ते 46-45 में इलेक्शंस में, तो हम खुद ही पीछे आ जाएंगे। हम ये कहेंगे नहीं कि पाकिस्तान बना दें, हम खुद पीछे हो जाएंगे। फिर आपने जो करना करें, मुसलमान जितनी भी यहाँ पे मेजोरिटी में मुसलमान मौजूद हैं, उनकी सब जो है वो एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस से हैं, तो वो कांग्रेस को जिता देंगे। तो कांग्रेस फिर उनके साथ जो सलूक करना चाहे हमें मंजूर है, इलेक्शंस करवा लें। तो जो इलेक्शंस होते हैं, मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, और जो भी पार्टीज थी उन सबने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बड़े जोरों शोर से इलेक्शंस हुए, और ये भी कहा था कि अगर हम हार गए ना, तो मतलब कायदे ने कहा था अगर मुस्लिम लीग हार गई ना तो पाकिस्तान का मुतालबा खुद ब खुद ही मुस्तरद समझा जाएगा। तो दिसंबर 1945 में जब इलेक्शंस हुए, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जब इलेक्शंस हुए, तो मुस्लिम लीग ने सारी की सारी सीट्स जीत ली, ठीक है। जितनी सीट्स थी लेजिस्लेचर की जो उनके लिए स्पेशल थी मुस्लिम लीग के लिए, वो सब इन्होंने जीत ली, हैवी मेजोरिटी के साथ ना। फिर अगले महीने मतलब जनवरी 1946 में जब इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, तो मुस्लिम लीग ने जो 492 सीट्स थी ना, उसमें से एक हैवी मेजोरिटी के साथ 428 सीट्स जीत ली, ठीक है। बहुत ज्यादा है, पहले तो इनको तकरीबन 108 सीट्स मिली थी, और अब मतलब एक अच्छी खासी विक्ट्री, 428 सीट्स 492 में से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में से, ठीक है। तो ये सब इनके हाथ में आ गई सीट्स। बंगाल, पंजाब, सिंध, मुस्लिम मतलब इन सब जगहों पे ना मुसलमानों को स्पेसिफाइड सीट्स मिली, सारी की सारी स्पेसिफाइड सीट्स मुसलमानों के लिए थी, वो मुसलमानों को मिल गई। अच्छा, जो एनडब्ल्यूएफपी में ना कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी एनडब्ल्यूएफपी में, तो वहां पर उनको जो सीट्स मिली है ना, 17 सीट्स मिली है एनडब्ल्यूएफपी में, मतलब जो सरहद है हमारा, फाइन। तो सिर्फ 17 सीट्स मिली और कोई इतनी ज्यादा सीट्स नहीं मिले। फिर हिंदू मेजोरिटी एरियाज में भी मुस्लिम लीग ने झंडे गाड़ दिए थे अपने, जीत गए थे, इवन हिंदू मेजोरिटी एरियाज में भी। तो ये मुसलमानों को एक बहुत अजीम विक्ट्री मिली मुस्लिम लीग को। अब इससे क्या हुआ, पता लग गया कि मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। मुसलमानों की सारी जो तवक्कुआत है ना वो मुस्लिम लीग के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो जी आ गया कैबिनेट मिशन। अब गवर्नमेंट तो बनानी थी ना, वहां पर भी इंग्लैंड में भी जो है वो गवर्नमेंट आई लेबर पार्टी की, और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जीता है, लेकिन मुस्लिम लीग ने मैदान मार लिया एक तरह से। अब यहाँ पर अगेन वो कांग्रेस, सॉरी, जो हुकूमत है वो चाह रही है, ब्रिटेन हुकूमत चाह रही है कि सब कॉन्टिनेंट डिवाइड ना हो, ठीक है। तो 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया, वो चाह रहा था कि हिंदू मुस्लिम का कॉम्प्रोमाइज हो जाए और इसको डिवाइड ना किया जाए। अब ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें यूके की कैबिनेट के ना 3 लोग थे, ठीक है।
3 मिनिस्टर्स थे यूके की कैबिनेट के, तो वो तीनों मिनिस्टर्स आए हैं यहाँ पे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं? इन्होंने पहला सजेशन ये दिया है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास मतलब आइन बनाना था, तो वो उसे कहा था कि ये वफाकी तर्ज पे होगा, ठीक है, फेडरल सिस्टम होगा सारा। तो अब वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा ना, उसके पास 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। दूसरी सजेशन क्या दी कि जितनी भी पावर्स होंगी ना, वो सारी की सारी प्रोविंसेस को दी जाएंगी। ऑब्वियसली 3 पावर्स सेंटर के पास है, तो बाकी जितनी भी पावर्स है ना, वो प्रोविंसेस के पास रहेंगी। तीसरी सजेशन क्या दी कि प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। पहले ग्रुप में सारे के सारे हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे, जिनमें हमारे पास मद्रास, मुंबई, सीपी, यूपी, उड़ीसा है, ठीक है। बिहार का इलाका भी इसी में। देन पंजाब, ग्रुप बी में क्या है? पंजाब, केपी जिसे सरहद कहते थे उस टाइम पे, और सिंध और बलूचिस्तान, ये जितना हमारा पाकिस्तान है वो ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप सी में बंगाल और असम का इलाका, एक्सक्यूज मी, ओके, तो जो है बंगाल और असम का तीसरा ग्रुप बना दिया, ग्रुप सी, ठीक है। अब ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है ना, वो सारा इलाका, उसमें थोड़ा सा इलाका जो असम का इलाका है ना, वो हिंदुस्तान में मौजूद है। अब ये जो 3 ग्रुप्स बन गए ना, इनको कहा गया कि 10 साल तक तो आप इन ग्रुप्स में रहें। 10 साल बाद ना आपको ये इजाजत होगी, जितने भी प्रोविंसेस हैं इन सब ग्रुप्स में, उन सबको इजाजत होगी कि अपनी अपनी फ्री गवर्नमेंट बना ले हर ग्रुप को। या फिर अगर कोई प्रोविंस चाहता है कि अपना ग्रुप छोड़ के किसी और ग्रुप में आ जाए, ठीक है, तो वो ये भी कर सकता है। फाइन, मतलब जैसे अगर बंगाल वाला जो इलाका है वो चाहता है कि ग्रुप बी में जाना है मैंने, तो वो जा सकते थे, और आसाम वाले लोग चाहते हैं कि हम ग्रुप ए में चाहते हैं, तो वो जा सकते थे, उनको अलाउ था। फिर सजेशंस दी कैबिनेट मिशन प्लान की। तो अब कैबिनेट मिशन ने ये 3 सजेशंस दे दी, और क्या कहा कि आप जो है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, आपको ना ये दोनों चीजें मनो अन तस्लीम करनी है, किसी भी पॉइंट को वीटो किए बगैर, ठीक है। जो वीटो करे किए बगैर इनको तस्लीम कर लेगा, उसको जो है ना, वो लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बैठने की इजाजत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली में। और जो पार्टी इनको मनोन तस्लीम नहीं करती, किसी भी पॉइंट को वीटो कर देती है, वीटो का पावर दिया था, किसी भी पॉइंट को वीटो कर देती है, तो वीटो का इख्तियार है, लेकिन वो फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली में नहीं बैठेंगे, ना उसका पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर चालबाजी क्या हुई? हिंदुओं को तो किसी भी तौर पे मंजूर नहीं था, कांग्रेस को किसी भी तौर पे मंजूर नहीं था कि सेपरेशन हो जाए सब कॉन्टिनेंट की। तो जो थर्ड पॉइंट है ना, ये उसके साथ एग्री नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस पॉइंट को वीटो कर दिया, ठीक है। अब वीटो कर दिया तो इनका कोई हक नहीं बनता था कि गवर्नमेंट में बैठते या गवर्नमेंट बनाते, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने तो कहा था ऐसा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग ने जो है, उन्होंने कहा चलो 10 साल बाद ही बन रहा है, 10 साल बाद ही सही, पाकिस्तान बनने के चांसेस तो हैं। इन्होंने इसको तस्लीम कर लिया, सारे के सारे प्लान को तस्लीम कर लिया। अब ये मुस्लिम लीग का राइट था कि वो बनाती जो है वो गवर्नमेंट, लेकिन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बनाने की परमिशन ही नहीं दी, लेजिस्लेटिव बॉडी में बैठने की परमिशन ही नहीं दी। और कांग्रेस को जो है ना, उनको किसी तरह राजी किया कि आप उनको मतलब इनवाइट किया कि आप आए और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में बैठे, ठीक है। तो वो राजी हो गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में बैठने के लिए। अब जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है ना, तो मुस्लिम लीग को उसमें बैठना पड़ा, क्योंकि मसला ये था कि अगर वो सिर्फ कांग्रेस को ही अलाउ कर देते ना बैठने के लिए, और खुद पीछे हो जाते कि हम नहीं बना रहे भाई, आपने हमारे साथ धांधली किया है या मसला किया है, हम नहीं बैठ रहे, तो फिर वही तारीख दोहराई जाती है जो 10 साल पहले दोहराई की थी, 37, 38, 39 में जो इनके साथ हुआ मुसलमानों के साथ कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज के दौर में, तो वो बहुत बुरा था। अब अगर उस चीज को होने की इजाजत देते, तो फिर मुसलमान कहीं के भी नहीं रह जाते, फिर पाकिस्तान बनने का चांस भी नहीं था। तो जिन्होंने कहा कि भाई अब है डायरेक्ट एक्शन डे, आप जो है रैलियां निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे होगा, लेकिन पुरअमन रैलियां निकालेंगे। उड़ीसा में थोड़ा सा मसला पड़ गया था इस डायरेक्ट एक्शन डे पे,
कि वहां पर खून खराबा हो गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के फसाद हो गया था, हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था। बाकी पूरे कंट्री से बहुत आसानी से निकल गया था। जिन्होंने ये भी कहा, एक तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, और दूसरी बात ये कही कि हम तो बैठेंगे लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी में, लेकिन कोई भी लॉ पास नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी भी मेजोरिटी की वोटिंग चाहिए किसी भी लॉ को पास होने के लिए। तो हम जब वोटिंग ही नहीं करेंगे तो कोई लॉ पास ही नहीं होगा। मुसलमान राजी हो गए। अब जो है कांग्रेस ने भी अपने लोग नॉमिनेट कर दिए, मुस्लिम लीग ने भी अपने 5 लोग नॉमिनेट कर दिए, जिसमें लियाकत अली खान जो थे वो लीड कर रहे थे, और कांग्रेस को मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे थे। तो मिनिस्ट्रीज आ गई, मुसलमानों को मिनिस्ट्रीज नहीं ना, तो कांग्रेस को लगा कि मुसलमान जो है ना इन चीजों को संभाल नहीं सकेंगे, और लियाकत खान को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। और जब इन्होंने अपना एनुअल बजट मुरतब किया है तो उसे पुअर मैन्स बजट कहा जाता है। और पुअर मैन्स बजट ने क्या किया है, हैवी टैक्सेस लगा दिए हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट पे और बिजनेसमैन पे, जिससे क्या होता था, कांग्रेस को फंडिंग आती थी। अब जब कांग्रेस के जो लोग थे जो फंड कर रहे थे कांग्रेस को, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लग गए, तो क्या हुआ, वो लोग इनसे बदजन हो गए, इनको फंड करना बंद कर दिया। अब ये कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की जो दोनों गवर्नमेंट में बैठी हुए हैं, दोनों ने कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई है, उनकी लड़ाई रहती थी। वो जो पॉलिसीज पेश करते थे मुसलमान ही मानते थे, मुसलमान जो पॉलिसीज पेश करते थे कांग्रेस ही मानती थी। कांग्रेस कहती थी कि ना आप जो है ना बस हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग भी यही कहती थी। तो यहाँ सबको पता लग गया कि अब जो है ना मुसलमानों का और हिंदुओं का एक साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल एरिना है वहां पर एक ही बॉडी चल सकती है, या तो कांग्रेस चल सकती है या मुस्लिम लीग चल सकती है। ना मुस्लिम लीग काम कर सकेगी कांग्रेस की प्रेजेंस में, ना कांग्रेस मुस्लिम लीग की प्रेजेंस में काम कर नहीं सकती है, ठीक है। और फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन भी थे, उनको भी ये पता लग गया कि अगर यहाँ मुसलमान रहे ना तो हम जो करना चाहते हैं ना वो नहीं कर सकेंगे। तो वो भी चाह रहे थे कि भाई इनको पाकिस्तान दो और इनको फारिग करो यहाँ से, और ये भी कहना शुरू किया कि हम जो इनको ऑर्गन्स दे रहे हैं ना सब कॉन्टिनेंट के, वो ऐसे हैं कि बीमार हैं तो इनको पकड़ा दो, मतलब काट के अलग करो। आई मीन टू से बलोचिस्तान, केपी और ये सिंध और पंजाब का इलाका सब कॉन्टिनेंट का की बॉडी का ऐसा इलाका है जो कि डिजीज्ड है, तो इसको काट के फेंक दें, वो लोग ये बात करते थे, ठीक है। अब जो पाकिस्तान 10 साल बाद बनना था, या फिर जो है वो तकरीबन कुछ अरसे बाद बनना था, जिसका भी मौजूद होने का खदशा भी नहीं था, इन सब झगड़ों की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल बाद बन गया, ठीक है। क्या हुआ कि इस हम वैसे 48 में बनाना था पाकिस्तान, लेकिन कांग्रेस ने वॉइस रॉय को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान बना दें, अभी बना दें, मुस्लिम लीग को तैयारी का वक्त ना दें कि ये जो है ना अपने इलाकों को डेवलप करे और वहां सारी चीजें शिफ्ट करें, आप कल ही फैसला कर दो कि पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। तो जी 3 जून 1947 का प्लान आया है। अच्छा एक तो बीच में रह गई लंदन कॉन्फ्रेंस। लंदन में 1947-1946 को कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि लेजिस्लेटिव बॉडी बन सके और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम शुरू हो सके, लेकिन मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था कि हम नहीं आएंगे, और जो है ना जब तक आप वो थर्ड पॉइंट को इलेबोरेट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई ही हीड नहीं दी मुसलमानों के प्रोटेस्ट पे, और जो है ना अपने इन्विटेशंस भिजवा दिए। तो 20 नवंबर 1946 को जो इजलास हुआ सारा, ठीक है, सॉरी वो इनविटेशंस भेजे हैं, और दिसंबर 1946 को इजलास हुआ दोनों पार्टीज का, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका, ठीक है, कोई हल नहीं निकल सका। फिर 3 जून 1947 का प्लान आ गया, जिसमें क्या है, उन्होंने कहा था कि जो डेडलॉक स्टार्ट हुआ था ना 20 फरवरी 1947 से, तो ब्रिटिश एटली ने कहा था कि ब्रिटिश जो पीएम है लॉर्ड एटली, उसने कहा था कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं सब कॉन्टिनेंट को फ्री कर दूंगा, और जून 1948 को मैं इसकी फुलफिलमेंट का ऐलान करूंगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट को फ्री कर दूंगा। अब देखिए 1 साल बाद बनना था पाकिस्तान में, वो जब फ्री करके जाते, ठीक है, उससे पहले हमने डिवीजन करनी थी, लेकिन 48 तक बात ही नहीं पहुंची। कांग्रेस ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि 48 नहीं 47 अभी अभी करते हैं, आपने जो करना है, ठीक है। तो मार्च 1947 को अनाउंस कर दिया 3 जून 1947 का प्लान के जो सॉरी मार्च 1947 को अनाउंस किया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना वो वेवल को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वेवल के साथ ना कांग्रेस के थोड़े मसले बनना शुरू हो गए थे, वेवल का थोड़ा सा टिल्ट मुसलमानों की तरफ होना शुरू हो गया था।
तो कांग्रेस ने लेटर्स वगैरह लिखे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेवर को वापस बुला लिया और माउंटबेटन को अपॉइंट कर दिया। माउंटबेटन ने जो है ना वो रेडी होकर आए थे कि मैंने डिवाइड करना है, और इनके थोड़े से अच्छे फैमिली टर्म्स पे जो रिलेशंस थे नेहरू के साथ थे। माउंटबेटन ने ऐलान किया है 3 जून 1947 का जो प्लान है उसको, और बताया कि जी जो जो डिवाइड होना है उसको कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, केपी का बताया कि उनकी लेजिस्लेटिव सॉरी वहां के लोग रेफरेंडम में बैठेंगे केपी में। ठीक है, सिंध का जो है ना लेजिस्लेटिव बॉडी डिसाइड करेगी, वहां वोटिंग होगी। पंजाब की और ना बंगाल की जो है लोग रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वहां से जो वोटिंग वगैरह का कोई सीन था वो होगा, तो फिर हदबंदी कमीशन बना दिया जाएगा कि किस किस बाउंड्री तक हिंदू होंगे, हिंदुस्तान बनेगा, और किस बाउंड्री से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमीशंस बनने थे। और फिर वो जो उस टाइम पे स्टेट्स थी 365 स्टेट्स थी, उनके ऊपर फैसला डाल दिया कि आप जिधर मर्जी चाहो जा सकते हो, आप आजाद हो। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का मसला जो पड़ा था और इंडिया ने फौजें भेज दी थी, तो कश्मीर के मसले को हमने इस तरह हल करने की कोशिश की, तो इंडिया को लग गई आग, और वो आज तक मसला वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हम यूएन की बात के साथ एग्री कर गए थे कि हम आपके प्लान पे राजी हैं। रेड क्लिफ अवार्ड आ गया 1947 में। अब इसने डिवाइड करना था, क्योंकि भाई वहां बंगाल में और पंजाब में हो गया रेफरेंडम। ठीक है, पता लग गया कि कितने एरिया तक हिंदुस्तान रहेगा और कितने एरिया तक पाकिस्तान रहेगा। ये रेड क्लिफ आ गए। रेड क्लिफ भी ना माउंटबेटन का दोस्त था और एक लॉयर था। इसको कोई भी पता नहीं था कि बरसगीर की पॉलिटिकल जो है वो अरेना कैसा है, वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये 3 जून 1947 को एक कमीशन बनाया गया। 30 जून 1947 को ये रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया। इसने जो है कमीशन ने डिवाइड किया है बंगाल को और पंजाब को। ठीक है, और वो इस तरह डिवाइड किया है कि वो मसला आज तक हल नहीं हो सका। इन्होंने गुरदासपुर का इलाका और पठानकोट और बटाला का इलाका सारा का सारा इंडिया को दे दिया, जो पाकिस्तान का बनता था, और इंडिया को एक रास्ता दे दिया कश्मीर तक जाने का, जो वैसे कब नहीं बनता था, मतलब इजी एक्सेस नहीं थी उस इलाके के बगैर, गुरदासपुर के इलाके के बगैर इंडिया की। ठीक है, फिर बंगाल को जब डिवाइड किया तो कैलकाटा का इलाका मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था, वो भी जो है वो इंडिया के प्रोविंस बंगाल में ऐड कर दिया, हमारे प्रोविंस को नहीं दिया। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हुआ है, फिर जो डिवीजन 1948 में होनी थी उसको बहुत जल्दी कर लिया गया, और मुसलमानों को प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान एक मतलब वो चाह रहे थे एक टूटा फूटा पाकिस्तान जो है वो दिया जाए, जो अपने कदमों पे खड़ा ना रहे, जो 3 साल बाद दोबारा इंडिया की ही झोली में आके गिर जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान बन गया है, जो कि 18 जुलाई 1947 को हमारी मतलब पाकिस्तान बनने से ही पहले 18 जुलाई को 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया है, इंडिया की इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और बताया कि 2 इंडिपेंडेंट नेशंस बनेंगी यहाँ पे, एक इंडिया होगी और एक पाकिस्तान होगा। जब 11 अगस्त का दिन था, अभी 14 अगस्त नहीं आई, 11 अगस्त का दिन था, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, मतलब समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बन गई। ठीक है, उसमें जो लोग थे वो मौजूद रहे, और कायदे आज़म ने जो है वो एक ओथ लिया, वो उसके फर्स्ट चेयरमैन थे उस बॉडी के। ठीक है, और उन्होंने गवर्नर जनरल का भी ओथ लिया। गवर्नर जनरल का ओथ किसके सामने लिया है? सर अब्दुल रशीद, चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद के सामने। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, नाम भी और डेट भी। 11 अगस्त को लिया था, और चार्ज ले लिया 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन से। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बने। फर्स्ट स्पीकर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के थे वो मौलवी तमीजुद्दीन थे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री एट अ ग्लांस। नेक्स्ट जो हमारे पास है